कैसे हैं सब प्यारे सीए फाइनल के बच्चे। मैं हूं सीए पायल श्रीमाल और ये है एसए 600। हम कर रहे हैं 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज है उसका डे 41 और आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड सीरीज का एसए 600 शुरू हो रहा है। 600 के अंदर में टोटल 3 स्टैंडर्ड्स है, यानी आज, कल और परसों के लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे क्यूट और सबसे आसान है। इस पूरी स्टैंडर्ड सीरीज में जो ऑडिटर होता है ना, वो दूसरों का काम ही यूज कर रहा होता है। तो ऐसे 600 में भला ऑडिटर किसका काम यूज कर रहा है, मैं आपको वो समझाती हूँ। तो एक कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, सीएफएस, उस पर ऑडिट रिपोर्ट देने वाले ऑडिटर को प्रिंसिपल ऑडिटर कहते हैं। और जब ये प्रिंसिपल ऑडिटर बाकी की ब्रांचेस, सब्सिडियरीज, डिविजन्स को ऑडिट करने वाले अदर ऑडिटर से उनकी रिपोर्ट मंगवाता है ताकि वो कंसोलिडेशन पे कमेंट दे सके, तो इस पूरे प्रक्रिया को when PA uses the work of OA, ऐसे 600 is attracted। तो कौन सी चीजें स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती है अगर प्रिंसिपल ऑडिटर किसी जॉइंट ऑडिटर का काम यूज करता है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 3-4 जॉइंट ऑडिटर मिलकर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं और हमने आपस में कंपोनेंट्स बांट लिए हो, तब ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। ऑल्सो मुझसे एक्स जो ऑडिटर था उसने अगर काम किया था और मैं उसका काम यूज कर रही हूं तो भी ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। अब देखिए, पीए को पीए बनने का क्या हक है? क्या उसकी इतनी इनफ पार्टिसिपेशन रह चुकी है कि वो पूरी बिरादरी यानी कंपनी, उसकी बच्चियां, सारी सब्सिडियरियां, सारी एसोसिएट, सारी जॉइंट वेंचर्स से मिला के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उस पे अपना पूरा ओपिनियन दे सके? क्या इतनी ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर ने करी है? क्या उसका इतना हक है? तो बेटा, प्रिंसिपल ऑडिटर बनने से पहले एक सीए क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा? सबसे पहले तो वो मटीरियलिटी कंसिडर करेगा उस पोर्शन ऑफ टोटल सीएफएस की जो उसने ऑडिट करी है। सेकेंड, जिन कंपोनेंट्स की ऑडिट उसने नहीं करी उनके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग उसको कितनी है। दूसरा, वो कंपोनेंट्स कितने रिस्की हैं जो अदर ऑडिटर्स ने ऑडिट करे हैं। और वैसे भी अगर अदर ऑडिटर ऑडिट करेगा तो इस स्टैंडर्ड के अंदर प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ तो भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे उसके काम पर, तो उनकी कितनी परफॉर्मेंस वो कर पा सकता है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसाइड करेगा कि इसने पीए की जॉब में हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है। नाउ अब मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि एक प्रिंसिपल ऑडिटर होने के नाते अदर ऑडिटर्स पे आप क्या क्या प्रोसीजर्स करोगे। चाहो तो उस कंपोनेंट को विजिट भी कर सकते हो और उसकी किताबें मंगवा के एग्जामिन भी कर सकते हैं। ये रुतबा है प्रिंसिपल ऑडिटर का। पर क्या मतलब, जब रखा है उसको अदर ऑडिटर को काम करने के लिए तो उसके काम पर भरोसा करो ना। काम पर भरोसा कब नहीं करना है, शक कब करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कब चेक करनी है? जब अपना भाई नहीं है, वो अपनी बिरादरी वाला नहीं हो। अगर आईसीएआई का मेंबर है तो तुम्हें उसे क्यों चेक करना है? आईसीआई ने चेक करके दिया है ना तुमको। अगर आईसीआई का मेंबर नहीं है, सीए नहीं है, तब तुम उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हो। और थोड़ा उसको सिखाओ यार, अदर ऑडिटर को बताओ कि उसके काम का तुम क्या यूज करने वाले हो। और स्टार्टिंग में प्लानिंग स्टेज पे बैठ के बताना, क्योंकि वो पूरा काम करके आ गया, उसके बाद क्या फायदा। ऑल्सो उसका काम तुम्हारे पर्पसेस के लिए एडिक्वेट है कि नहीं, उसका सबूत इकट्ठा करना। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑडिटर का ड्यूटी बनता है कि वो अदर ऑडिटर को जाके समझाए कौन कौन सी एरियाज, हाई रिस्क एरियाज है जहाँ पे उसको खास करके ध्यान रखना चाहिए, और इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस कैसे पहचाने वो, और उसको एक डेडलाइन दे दो। क्योंकि जब कंपोनेंट ऑडिटर उठाकर, अदर ऑडिटर उठाकर अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑडिटर को देगा, तभी तो प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी मेन रिपोर्ट फाइनल कर पाएगा। उसको पूरी तरीके से एडवाइस करो, समझाओ कि क्या क्या अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एक सीए को बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे लिखित रूप से लेना कि उसने एक एक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पालन किया है। इसके बाद क्यों ना उससे आप एक रिटन समरी ही लिखवा दो कि उसने क्या क्या किया है, जो जो ऑडिट प्रोसीजर उसने किया और जो जो भी बातें उसको मिली, एक चेकलिस्ट के फॉर्म में या क्वेश्चनर के फॉर्म में आप उससे भरवा के ले सकते हो, ताकि आपको उसके काम की एडिक्वेसी की आइडिया लगे। ऑल्सो जो भी मोटी मोटी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपको दिखी
वो आप ओए से तो बात करोगे क्योंकि वो वहां का ऑडिटर है, बट उस कंपोनेंट के मैनेजमेंट से भी आप बात कर सकते हो, उस सब्सिडियरी के मैनेजमेंट से भी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं नहीं इट इज टू रिस्की, तो आप कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवा सकते हैं जो आप इसी ओए से करवा सकते हैं, या अगर आपको इस पर भरोसा नहीं आ रहा या आपको लग रहा है आई नीड टू बी इन्वॉल्व, तो आप प्रिंसिपल ऑडिटर खुद भी ये कुछ सप्लीमेंट्री टेस्ट कर सकता है। दीज आर ऑल द प्रोसीजर्स दैट पीए विल डू। ये करने के बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर को लास्ट में कुछ वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने रहेंगे, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ओए ने ऑडिट करे और ओए लोगों का नाम, क्या वो कंपोनेंट्स सिग्निफिकेंट थे सीएफएस के मुकाबले, अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर वो सिग्निफिकेंट थे, 20% से ज्यादा थे, बड़े वाले थे, इंपॉर्टेंट थे, तो भी मुझे उसको नोट करना है। और अगर वो नहीं थे मटेरियल, एकदम चिंदी छोटे मोटे कंपोनेंट थे, तो मैं ये कंक्लूजन में लिख दूंगी कि दीज कंपोनेंट्स आर नॉट इवन मटेरियल फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने अभी ऊपर करे उन सबको भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगी, इनसे मैं किन कंक्लूजन्स पर पहुंची हूँ वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगी, ओए से मेरी क्या क्या बातें हुई, और फिर यहाँ पे मैंने उसकी समरी भी पढ़ी थी, उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं करूंगी। फाइनली अगर अदर ऑडिटर ने किसी ब्रांच या सब्सिडियरी की रिपोर्ट को सड़ाया होता है, तो हम उसको किस मैनर में डील कर सकते हैं वो अभी मैं रिपोर्टिंग में आपको सिखाने वाली हूँ, और वो रिपोर्टिंग वाला टॉपिक भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ध्यान रखिए कि पीए और ओए को आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करके चलना है, बिकॉज दे आर द प्लेयर्स ऑफ द सेम टीम। सफिशिएंट लियाजनिंग, बातचीत होते रहनी चाहिए। पीए को कुछ चीजें काफी रिटन कम्युनिकेशन करना जरूरी लग सकता है, ओए को बताना, और खास करके मैंने ऊपर पीए प्रोसीजर्स में पीए की ड्यूटी बताई है, तो अब अदर ऑडिटर की ड्यूटीज भी बताना जरूरी है, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि उसका काम क्यों यूज होने वाला है, तो उसने दिया गया टाइम टेबल अधेयर करना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने उसे टाइम टेबल दिया, उसे यहाँ पे उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हम डिस्कस करेंगे ओए के साथ, पर क्या ओए की ड्यूटी नहीं बनती कि वही वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पहले मेरे अटेंशन में लेकर आए। उसके बाद हमारी ड्यूटी थी उसको बताना कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग कौन कौन सी खास रिक्वायरमेंट्स तुझे लग रही है, तो उसकी ड्यूटी है उसका पालन करना, और हमारा काम था कि हम उससे रिटन समरी या क्वेश्चनेयर भेजे, और उसका काम है कि वो उसको टाइमली फिल करके दे दे। यानी हम लोग के काम एक दूसरे से काफी कोइंसाइड करते हैं। नाउ फाइनली हम कंक्लूजन पर आते हैं कि रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस क्या होगी। देखिए, यदि पीए को काम करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओए कंपोनेंट के ऑडिटर का काम तो यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम तो इनएडिक्वेट है, उसने ढंग से काम ही नहीं किया, और मैं भी ऊपर वाले एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं कर पाया, तो बेटा सबूत न मिलने पर हम 705 में या तो क्वालिफाई कर देते या तो डिस्क्लेम कर देते, डिपेंडिंग ऑन द परवेसिवनेस ऑफ दैट कंपोनेंट इन द इंटायर सीएफएस। अगर ओए ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दिया था, तो अभी हम देख के आए डॉक्यूमेंटेशन में कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, ओए ने एक सब्सिडियरी या एक कंपोनेंट या एक डिवीजन का रिपोर्ट सड़ा दिया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुद्दा क्या था। सब्जेक्ट का नेचर और सिग्निफिकेंस सोचकर मैं पता लगाऊंगी कि ये मुद्दा एफएस में तो परवेजिव होगा, पर क्या पता सीएफएस के लिए परवेजिव ना हुआ तो, क्योंकि एफएस में तो एक ही किताब है ना, सीएफएस में तो कितनी सारी एंटिटीज की किताबें जुड़ गई हैं, तो क्या पता वो मुद्दा जो कि परवेजिव था इंडिविजुअल एफएस में, कंसोलिडेटेड में इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट था बट कंसोलिडेटेड में ना हो मटेरियल और परवेजिव। तो अगर कंसोलिडेशन के लिए भी वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हो सकता है मुझे सीएफएस यानी पीए की रिपोर्ट भी मॉडिफाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है मैंने वहां एडवर्स दिया हो सब्सिडियरी के एफएस में, तो यहाँ मुझे क्वालिफाई देना पड़े, पर हो सकता है मैं उसे खराब करूं, और अगर वो करने की जरूरत ना लगे तो कभी कभी हम सिर्फ अदर मैटर पैरा के अंदर में रिपोर्ट करके छोड़ देते हैं कि इस प्रकार से जो कंपोनेंट ऑडिटर है उसने तो उस केस में मॉडिफिकेशन दिया था। नाउ फाइनली डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग ने जो काम किया है ना वो बांट के रखा है, इसलिए पीए कभी भी ओए के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब मैंने फीस उसकी नहीं ली, जब काम उसको पड़ा, जब काम उसने किया, तो मैं क्यों मरूं। लेकिन अगर भैया सीधी सी बात है, मुझे शक होना चाहिए था उसके काम की रिलायबिलिटी पे, सस्पिशन होना चाहिए था, तो मुझे नहीं हुआ, ये तो मेरी गलती है ना, तो ऐसे में ओए तो मरेगा ही काम ढंग से न करने के लिए, पीए भी फंसेगा विजिलेंट ड्यू डिलिजेंट न रहने के लिए। और अगर पूरा मैं ओए की रिपोर्ट पे रिलाई कर चुकी हूं, जो कि करते ही हैं ऑडिटर, हमने ही तो देखा कि वी कैन टोटली रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इफ द सेड पर्सन इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, तो हम लोग के रिपोर्ट के अंदर में हम ओएमपी पैरा के अंदर में क्लियरली डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देते हैं। इतनी इतनी ब्रांचेस, इतने इतने रुपए वाले एसेट्स और इतने इतने टर्नओवर का कंपोनेंट का ऑडिट मैंने किया ही नहीं है, इट हैज बीन डन बाय
अदर ऑडिटर्स। तो इस तरीके से हम लोग क्लियरली डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते। ऑन दिस नोट हमारा ऐसे 600 खत्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, बाय बाय, टेक केयर।